हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे सभी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है पतंग। चलिए शुरू करते हूँ। सबसे पहले तेज बौछारें गईं, सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावन और भादों का महीना है वो बीत चुका है, उसी के साथ ही तेज बारिश का मौसम बीत गया है। चूँकि सावन भादों के महीनों में जो आसमान है उसमें अधिकतर बादल छाए रहते हैं, इसीलिए सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर कम पड़ती हैं। यानी सूरज भी बादलों के पीछे छुपकर हमसे लुका छुपी का खेल खेलता है, छुपन छुपाई खेलता है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है तो आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है और सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी धरती पर पड़ने लगती हैं। उस वक्त कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कि अंधेरी रात बीत गई हो और सुहानी सुबह शुरू हो गई हो। शरद की ऋतु की उस सुहानी सुबह में आकाश में छाई लालिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि खरगोश की लाल लाल आँखें हों। अर्थात शरद ऋतु में आकाश में जो छाई लालिमा है वो खरगोश की आँखों की तरह दिखाई देती है। पिछले साल की शरद ऋतु से इस साल की शरद ऋतु के आने तक के बीच में कई और ऋतुएं भी आईं और गईं। कवि ने उन सभी ऋतुओं को क्या बताया है? पुल बताया है। ठीक है, पुल का नाम दिया है। और शरद ऋतु में दोपहर के समय आसमान में सूरज की जो किरणें हैं वो चारों ओर फैल जाती हैं और चमकीली दिखाई देती हैं। तो कवि को वो किसी साइकिल की भांति प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु किसी छोटे बच्चे की तरह सारे पुलों को पार करते हुए, यानी सारी ऋतुओं को पार करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अपने क्या कर रही है शरद ऋतु? अन्य ऋतुओं को बीतते हुए, पुलों को पार करते हुए, अन्य ऋतुओं रूपी पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु जो है अपनी चमकीली सूरज की सुनहरी जो किरणें हैं वो सीधी ज़मीन पर पड़ने लगी हैं। तो वो इस साइकिल, किरणों रूपी साइकिल से वो उसको तेज तेज चलाते हुए क्या कर रहा है? आ रहा है, यानी शरद ऋतु आ रही है और बच्चों के झुंड को बुला रही है। ठीक है, तो अपने चमकीले इशारों से शरद ऋतु क्या कर रही है? बच्चों के झुंड को बुला रही है, मानो जैसे कह रहा हो कि मौसम एकदम सुहाना हो गया है, इसीलिए तुम पतंग उड़ाने के लिए अब अपने घर से निकल आओ। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगली लाइनें। ठीक है, अगली पंक्तियाँ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इनमें कवि कहना चाहते हैं कि बालक शरद, उन्होंने शरद ऋतु को क्या माना? बालक। ठीक है,
बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को बुलाता है, बच्चों के झुंड को बुलाता है। बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके, इसीलिए उसने आकाश को मुलायम बना दिया है, यानी आकाश को एकदम साफ स्वच्छ बना दिया है, जिससे वो सभी को कैसा लग रहा है, निर्मल और मुलायम लग रहा है। बालक शरद यह भी चाहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में तेजी से उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली कमानी, जो उसमें पतली सींकें लगी हुई होती हैं कमानी के रूप में, वो ठीक है, उससे बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके और पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते हुए, किलकारियां मारते हुए और खुशी से सीटियां बजाते हुए तितलियों की तरह चंचल बच्चों की नाजुक सी दुनिया शुरू हो सके। मतलब है बच्चे पतंग उड़ाते हुए प्रसन्नता से इधर उधर भागते हैं, चिल्लाते हैं यानी किलकारियां मारते हैं और खुशी से सीटियां बजाते हैं। इधर उधर भागने को उन्होंने क्या कहा है कवि ने इसमें, तितलियों की तरह चंचल बच्चों की एक नाजुक सी दुनिया शुरू हो सके। ठीक है, यानी आसमान में जो पतंगे हैं वो उड़ती हैं और उनके साथ साथ बच्चों में भी अपनी जो बाल सुलभ कल्पनाएं हैं वो साथ साथ आसमान में उड़ सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली पंक्तियों की तरफ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्षर। इनमें कवि क्या कहना चाहता है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ निर्मलता कोमलता लेकर आते हैं। यानी बच्चे कैसे होते हैं, निर्मल होते हैं, उनके मन में कोई कपट नहीं होता है, कोमल होते हैं मन के, सच्चे होते हैं। और वो जब पतंग के पीछे भागते हैं तो कवि को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी निर्मलता कोमलता व पवित्रता को छूने पृथ्वी भी घूम घूम के आसपास आ रही है ना। पृथ्वी क्या कर रही है, घूम घूम के उनके आसपास आ रही है। कवि आगे कहते हैं, कवि क्या कहते हैं आगे, बच्चे जब बेसुध होकर, बेसुध होने से मतलब है उसमें खोकर, पतंग उड़ाने में इतना खो जाते हैं, वो बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उनकी आंखें आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ती उस पतंग पर ही टिकी रहती हैं। यानी जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो अपने नीचे अपने पैरों के पास नहीं देखते कि वो कहाँ खड़े हैं, गिरेंगे या बचेंगे। उनकी जो नज़र है, निगाह है, वो पतंग के ऊपर होती है, आसमान की तरफ होती है, जिस वजह से उन्हें छत की कठोरता का एहसास भी नहीं होता। यानी उस वक्त वो कठोर छत को भी नरम ही महसूस करते हैं और उनके तेज दौड़ते भागने से उनके पैरों के द्वारा होने वाली जो आवाज़ है वो ऐसे लगती है जैसे कि सभी दिशाओं में मृदंग बज रहा हो। मृदंग यानी ढोलक के जैसा दिखने वाला एक वाद्य यंत्र। ठीक है, कवि यहाँ पे बच्चों के दौड़ने भागने की तुलना झूला झूलने से करता है। जैसे झूला झूलते समय एक बार झूला बहुत ऊंचा चला जाता है, फिर तेजी से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दौड़ते हुए वापस अपनी पहली वाली जगह पर आ जाते हैं। इन दौड़ते भागते बच्चों को पेड़ की डाल की तरह भी कवि ने कहा है, क्योंकि इनका जो शरीर है वो लचीला है,
जैसे पेड़ की डाल को हम जोर से झुका लेते हैं और जब हम उनको उस डाल को छोड़ते हैं तो वापस वो कैसी हो जाती है, अपनी पूरी पुनः जो पहली स्थिति में आ जाती है। जो उसकी स्थिति थी, जैसी वो डाल थी वैसे ही पुनः वापस वो फिर वैसे ही हो जाती है झुकने के बावजूद। इतना लचीलापन उसमें डाल में पेड़ की होता है। उसी तरह से बच्चों का शरीर भी कैसा होता है, लचीला होता है। वो अपने शरीर के लचीलेपन को भी क्या करते हैं, उससे वो सुरक्षित रहते हैं, उनसे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता। वो पतंग उड़ाते हैं तो उनका जो लचीलापन है शरीर का वो उनको सुरक्षित रखता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की पंक्तियों के ओर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित मन के अंदर जो खुशी होती है उससे उनके शरीर का लचीलापन जो है वो उनकी छतों से जो नीचे गिरने से उनको बचा लेता है। यानी बच्चों को छतों से नीचे ना गिर पाए, उनका जो लचीला शरीर है वो उसको रोक लेता है। धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती हुई पतंगों की डोर बच्चों के हाथों में होती है और महज एक धागे के सहारे उस पतंग को वो बच्चे संतुलित कर लेते हैं और अपने आप को भी उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी कल्पनाओं, अपनी भावनाओं और अपनी खुशी के सहारे उड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की साइड। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि पतंग उड़ाते हुए जब बच्चे छतों के किनारों से नीचे गिर जाते हैं और वो बच जाते हैं, यानी उनको चोट नहीं लगती है, तब तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर का जो आत्मविश्वास वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके अंदर से डर जो है वो खत्म हो जाता है और वो दुगने उत्साह के साहस के साथ और निडरता के साथ अगले दिन सुबह से फिर छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। फिर तो ऐसा लगने लगता है जैसे दौड़ते भागते बच्चों के चारों ओर पृथ्वी धरती जो है वो और अधिक तेजी से घूम रही हो। तो बच्चों, आज का जो पाठ है उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बच्चों।